Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to the MK Jain classes. And here today we are going to start with a very new, fresh, बढ़िया, धमाकेदार, मज़ेदार चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा क्यूट सा चैप्टर है। और हमारी बायोलॉजी तो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, हमारी बायोलॉजी का बेस है ये चैप्टर। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन बड़ा इंजॉय करके पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे। 4-5 लेक्चर में हम लोगों ने इसको फिनिश अप कर देना है। वो भी मैं कह रही हूँ 4-5, अदरवाइज तो अगर आप मेरे आमने सामने होते ना लाइव क्लास, तो जस्ट 2 घंटे की बात है इस चैप्टर को ख़त्म करना। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है। तो सेल साइकिल, तो पहले बेटा हम लोग इस चैप्टर के अंदर जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो पहला ही टॉपिक हमारे पास आ जाता है सेल साइकिल। लेकिन 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 बेटा हम लोग सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी सी ना आपको कुछ एक बात करूँगी आपके साथ, एक बेस बनाऊंगी कि आपको ना इस चैप्टर के अंदर ना कुछ चीज़ें आएंगी। क्योंकि आपको देखो नाम से तो समझ में आ गया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट दी सेल डिवीजन्स। और आपको पता है सेल डिवीजन कितने टाइप की होती हैं। कितने टाइप की सेल डिवीजन आप अभी तक पढ़ चुके हो बताओ, है ना। जूनियर क्लासेस से लेके आज तक आप 11th तक इतना आ चुके हो, तो कितने टाइप की सेल डिवीजन पढ़ी है आपने? 2 ही तो पढ़ी है ना। या तो वो होंगी माइटोटिक सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस, या वो होंगी मियोटिक सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। जर्मिनल सेल्स में मियोसिस होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है। इसको भी डिटेल में टेकअप करेंगे, है ना। लेकिन बेटा ये सारा इसका मैकेनिज्म, अंदर की स्टोरी, वो जो सारा ड्रामा समझने के लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट कॉन्सेप्ट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। आप कहोगे ये क्या बात हुई मैडम, हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो हमें पता है, इतने निकम्मे थोड़ी हैं हम लोग। नहीं हो मेरे बच्चा, लेकिन यहाँ से मैं कुछ और समझाना चाह रही हूँ आपको। देखो हैप्लॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, वी ऑल नो। डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं विद 2n, दैट टू वी नो, है ना, सबको पता है। तो बेटा हैप्लॉइड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? देखो आप थोड़ा 11th में हो ना, थोड़ा सा इसीलिए मैं एम्फेसाइज देखिए एक बार फिर समझाना चाहती हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए कि इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम के अंदर क्या हो? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। क्या होगा? व्हेन दी जीनोम कंटेन्स ओनली वन कॉपी। वन कॉपी बोलना अच्छा लग रहा है या वन सेट बोलना अच्छा लग रहा है, वो आपकी मर्जी है। ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम के पास क्या होता है? उनका जीनोम क्या करता है? जीनोम कंटेन्स 2 सेट्स या 2 कॉपीज ऑफ। अब वो जो 2-2 सेट में होंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आराम से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन ही नहीं लेने का, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो। देखो इधर सपोज कीजिए बेटा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए इनके पास 4 क्रोमोसोम है, n=4 है। n=4 का मतलब क्या है? इस न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और हमारा कैसा है जीनोम? सपोज कीजिए हम अपनी बात कर लेते हैं 2n=46। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम 46 को हम क्या लिखते हैं? 23 पेयर। मतलब हमारे पास क्या है? टोटल हैं तो 46 क्रोमोसोम, लेकिन हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ईच क्रोमोसोम वो सिंगली प्रेजेंट, 1 2 3 4, एक की कोई कॉपी तो नहीं है। हमारे केस में कैसा है? डिप्लॉइड में क्या होता है? मैंने कहा ना 2 सेट है, 2 कॉपी है। सपोज कीजिए दिस इज आर क्रोमोसोम नंबर 1, तो 1 की इसकी कॉपी प्रेजेंट है, मतलब ये पेयर में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 सिंगल नहीं है, एक सेट में नहीं है, 2 सेट में है, कॉपी है इसकी। समझ में आ गया? ये कॉपी या सेट लिखने का मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम सिर्फ एक बार प्रेजेंट है जीनोम में, यहाँ हर क्रोमोसोम 2 बार प्रेजेंट है। सपोज कीजिए ये है बेटा हमारा क्रोमोसोम नंबर 2, तो इसकी भी हमारे पास कॉपी है 2n2। ऐसे ही सपोज कीजिए ये है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, इसकी भी हमारे पास कॉपी है। मतलब
ईच क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर इन केस ऑफ डिप्लॉइड। तभी तो हम लिखते हैं 46 को 23 पेयर क्यों लिखते हैं? हमारे पास हर क्रोमोसोम का मतलब हर एक पेयर के अंदर क्या है, दो दो क्रोमोसोम है, तो वी हैव 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या है, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? दो, तो टोटल हो गए ना 46। यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 दो बार है, 1 1 डैश, उसकी कॉपी हो गई ना, तो दो बार प्रेजेंट है। 2 की भी कॉपी प्रेजेंट है, 3 की भी कॉपी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, किसी की कोई कॉपी नहीं है, हर कोई सिर्फ एक ही बार आ रहा है। एक क्रोमोसोम 2 3 4 नो कॉपीज। तो अब इसको पढ़ो दोबारा, जीनोम विच कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सपोज कीजिए n इज इक्वल टू 8 है, तो इसके पास 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2n इज इक्वल टू 16, तो समझ में आ गया 16 का मतलब क्या है। 2n इज इक्वल टू 16 का मतलब क्या है, 8 पेयर्स होंगे, और हर पेयर के अंदर मतलब क्रोमोसोम तो 16 है, पेयर कितने बनेंगे, 8। हर एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम एक जैसे होंगे। अपने से हमने समझ लिया, मतलब हर क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट होगी, बस इससे ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड को हम डिनोट करने का आपको पता था, क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है बेटा, जब कोई भी सेल डिवाइड करती है, किसी भी सेल को जब डिवाइड करना होता है तो वो अपनी सारी चीज़ों को डेवलप करती है, क्योंकि सेल को क्या होना है, डिवाइड होने का मतलब क्या, एक सेल दो में टूटेगी, एक सेल खत्म हो जाएगी, और वो जो भी उसका कंटेंट था वो अपने दो डॉटर्स के अंदर, मतलब दो अपने सारे कंटेंट को क्या करेगी, डेवलप करेगी। सेल में होता क्या है, साइटोप्लाज्म होता है और उसका जीनोम होता है। तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हर चीज़ को डेवलप कर देती है, अपना न्यूक्लियर कंटेंट भी डेवलप कर दिया बाय रेप्लिकेशन, और उसको फिर क्या कर दिया, दो में इक्वली डिवाइड कर दिया, और खुद मतलब खुद कहाँ गई, होती ही नहीं, कुछ भी नहीं है, डेथ तो होती ही नहीं ऐसे केस में, बस सेल अपना दो के अंदर डिवाइड हो गई। यही होता है ना। तो अब यहाँ पे जब भी सेल को डिवाइड करना है तो उसका अपना हर हिस्सा, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलीज हो, किसी भी तरह के कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, या उनका जीनोम हो, जीनोम का मतलब क्या है, उनका डीएनए वगैरह, वो सब चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं उनको, डबल, मतलब डीएनए को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ डुप्लीकेट होना पड़ेगा। इस डीएनए की डुप्लीकेशन के लिए हम टेक्निकल वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो अब सपोज कीजिए ये है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल जब डिवाइड करेगा, ये है एक एन सेल, जब इसमें माइटोसिस होगी तो ये क्या बना देगा, 2n, यही बनाएगा ना। तो कैसे, ये n था, अगर इसका जीनोम डबल नहीं होता तो ये n/2 और n/2 होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता n/2। मतलब जो जीनोम है, वो जो जितना भी क्रोमोसोम नंबर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। अगर 2n था तो 2n 2n हो जाता, अगर n है तो n n रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, इस n ने अपने आप को पहले 2n बनाया, फिर अपनी एक कॉपी इसको दी, एक कॉपी इसको दी। 2n नहीं बनाया एक्चुअली, मैं भी गलत बोल गई, सॉरी। इस n ने अपनी एक और कॉपी बनाई, और एक कॉपी इसमें डाल दी, एक कॉपी इसमें डाल दी, बस ये होता है। तो वो जो कॉपी बनती है दैट इज़ नोन एज रेप्लिकेशन। तो जब भी सेल डिवीजन होगा तो बेटा क्या होगी, सेल डिवीजन के टाइम पे ना डीएनए की होती है रेप्लिकेशन, ठीक है। और रेप्लिकेशन में क्या होगा, अभी रेप्लिकेशन के बाद का सीन मैं बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अब एक काम करती हूँ, इसको आपके लिए और थोड़ा सा सिंपल बनाऊँ। मैं ना सपोज करके चलती हूँ कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, इसका नंबर है n इज इक्वल टू 1 और इसका नंबर है n इज इक्वल टू 2। बस हम ज़्यादा है ना, उससे आप मेरा मुद्दा समझ जाओगे। अब हम मैंने n इज इक्वल टू 4 नहीं माना, मैं लेके चल रही हूँ n इज इक्वल टू है 1। इसके जीनोम में एक ही क्रोमोसोम है, ये लो, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, और इसके पास है एक ही क्रोमोसोम। गॉट इट। अब इस ऑर्गेनिज्म को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, डू यू नो दैट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 1। और अगर इसमें डीएनए की बात करूँ, डीएनए की कितनी कॉपी है यहाँ पे, क्रोमोसोम कितना है, 1, और डीएनए का कंटेंट कितना है यहाँ पे। डीएनए के कंटेंट को हम किस चीज़ से दिखाते हैं, कॉपी नंबर से, C से। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1, और डीएनए कंटेंट कितना है, डीएनए को बड़ी समझने की बात है, देखो बेटा बस ये समझ लेना, समझो आधा चैप्टर तो आपका वैसे ही समझ में आ गया सारे। तो डीएनए कंटेंट कितना है यहाँ पे, सिर्फ C, एक ही कॉपी है, एक ही क्रोमोसोम है, एक ही थ्रेड से बना हुआ एक कॉपी है। अब यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हम, यहाँ पे 2n है इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 2 का मतलब समझ रहे हो कि इसके पास दो ही क्रोमोसोम है। ये लो, दिस इज 1, दिस इज 1 डैश,
टू का मतलब क्या है, सिर्फ वन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, तो वन पेयर प्रेजेंट है, वन एंड वन डैश उसकी कॉपी प्रेजेंट होगी। तो ये है डिप्लॉयड। यहाँ पे देखो बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2, और डीएनए कंटेंट कितना है, एक कॉपी, एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए, मतलब एक ये है सी प्लस एक इसकी कॉपी प्रेजेंट है सी, टोटल डीएनए कंटेंट कितना है 2C। बस अब यही ध्यान से सुनिए बात जो मैं अगली बताने जा रही हूँ। तो ये तो है नॉर्मल सेल जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, ये हैप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड सेल। लेकिन जब ये सेल डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया जब भी सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा बेटा, डीएनए क्या होगा, डीएनए की होगी रेप्लिकेशन। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाएगा, आप बच्चे पता है क्या करते हो, ये मैडम क्रोमोसोम एक है, ये लो डीएनए हमने रेप्लिकेट कर दिया। अरे भैया डीएनए नहीं रेप्लिकेट किया, आपने अपनी तरफ से एक और नया क्रोमोसोम खुद ही बना के डाल दिया। अरे नया क्रोमोसोम किधर से आ जाएगा मेरे बच्चों, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम। डीएनए में क्रोमोसोम का नंबर अगर यहाँ एक था, यहाँ भी एक ही रहेगा। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहने वाला है, क्रोमोसोम नंबर अगेन 1, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल अप हो जाएगा। इसकी एक आर्म थी ना, अभी इसकी ऐसे एक और आर्म उग जाएगी नई। तो यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट होगा ना बेटा, वो कंटेंट पहले था एक आर्म की वजह से था सी, अब 2 आर्म है, कितना हो जाएगा 2C। तो डीएनए का कंटेंट डबल अप हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ाना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इस टॉपिक के अंदर, क्या करते हैं, डीएनए का मतलब क्रोमोसोम का नंबर ही बढ़ा दिया। भैया नहीं, क्रोमोसोम उतने ही रहने वाले। अब जैसे इसमें देखो, इसमें आती है मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या था हमारे पास, क्रोमोसोम नंबर 2, वो अभी भी 2 ही रहेगा। जब यहाँ पे हो जाएगी डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के बाद आप लोग तो पता है ना क्या करोगे, 4 क्रोमोसोम बना के रख दोगे। नहीं, 2 क्रोमोसोम थे ना, हम क्रोमोसोम 2 ही रखेंगे। ये लो, सिर्फ क्या हुआ, इनकी एक एक नई आर्म उग गई। ये एक कॉपी थी, 2 बन गई, ये भी एक कॉपी थी, मतलब सी और सी था ना, अब ये 2C और 2C, कितना हो जाएगा 2C + 2C इज इक्वल टू 4C। 4 कॉपी हो गई, मतलब कि डीएनए का कंटेंट क्या हो गया, डबल हुआ है। और ये जो डीएनए का कंटेंट डबल हुआ, हमें कैसे पता चला बेटा, एक्चुअली डीएनए का जो कंटेंट है ना, उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, द कंटेंट ऑफ डीएनए इज मेजर्ड इन पिकोग्राम्स। यूनिट क्या होते हैं इसके, पिकोग्राम्स। तो जब साइंटिस्ट ने ये जब सारा प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे थे सेल डिवीजन का, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि सेल जो डीएनए है, सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए के जीनोम के अंदर जो वेट था, जो पिकोग्राम में जो उसके जीनोम का जो वेट आ रहा था, वो सेल डिवीजन से पहले डबल अप हो गया था। उससे क्या पता चला, वो किस वजह से डबल अप हो गया था, मतलब जीनोम ने अपने आप को क्या किया, अपनी अपनी कॉपी डबल कर ली। मतलब 1 ग्राम था तो 2 ग्राम हो गया, 5 ग्राम था तो 10 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम था। इसका मतलब क्या था कि डीएनए का कंटेंट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है। ये क्रोमोसोम था, इसने अपनी कॉपी बना ली, ये लो ये क्रोमोसोम था, इसने अपनी कॉपी बना ली, इस वाले ने भी अपनी कॉपी बना ली, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। तो बस मिस्टेक में क्या कहना चाह रही हूँ, क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ाना है। क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है डबल्स अप। कब बात कर रही हूं मैं, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उस वक्त क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, ओनली द कंटेंट ऑफ डीएनए डबल्स अप। तो 2n को 4n मत लिख देना प्लीज, 2n 2n ही रहेगा। जो 2C था वो 4C हो जाएगा, जो कंटेंट जिसको हम C से लिख रहे हैं। तो जो कॉपी नंबर है ना, दैट विल इंक्रीज, 2C विल बिकम 4C, C विल बिकम 2C। समझ में आ गया, बस ये कॉन्सेप्ट आपको एक समझाना था, इसको बेटा अपने जहन में उतार लेना। और अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अपना टॉपिक, दैट इज सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमारी जो एनसीईआरटी हमारी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम कितने बड़े हों, कितने मल्टी सेलुलर हों, हम लोग एक सिंगल सेल से इवॉल्व हुए हैं, है ना, एक सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल क्या थी, जाइगोट। उस जाइगोट से हम लोग क्या बने हैं। अब इस जाइगोट के अंदर क्या हुई,
यहाँ पे हुई बेटा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स, है ना। उससे ये जो जाइगोट था, जो क्या थी, एक सिंगल सेल थी, वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब हम हैं इतने कॉम्प्लेक्स खड़े हुए हैं, कितनी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, हो पूछो नहीं, काउंटलेस। तो इतनी सारी सेल, और हम पता किससे बने थे, बस हम एक सिंगल सेल जाइगोट, उसमें इतनी डिवीजन हुई, इतनी डिवीजन हुई, इतनी डिवीजन हुई कि उससे हम इतने बड़े मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो किससे बने हैं हम, इस न्यूक्लियस में, इस सिंगल सेल में क्या हुई, बहुत सारी सेल डिवीजन्स हुई। तो सेल डिवीजन का मतलब तो समझ गए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू, फिर वो टू अपने आप को 4, 4 से 8, 8 से 16, वो आपको सबको पता ही है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल है दैट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, व्हाट इज सेल डिवीजन, पेरेंट सेल divides into 2 daughter cells, ठीक है, ये होता है। अब बेटा अब हम बात कर लेते हैं पहले कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हम तो मल्टी सेलुलर है ना, छोड़ो अभी हमारी बात। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ही सेल का बना हुआ है, ये लो। अब ये सेल है, इसने क्या किया, सेल ने ग्रो किया, इस सेल की ग्रोथ हुई, ग्रोथ से क्या हो गई, ये सेल ऐसे बड़ी सारी हो गई, इसका जो न्यूक्लियर कंटेंट था वो भी बढ़ गया, और अल्टीमेटली क्या हो गई, फिर ये डिवाइड हो गई इनटू 2, ये लो। तो ऐसी ही क्या बन गई, ये क्या बन गई, इसकी 2 डॉटर सेल्स। और ये क्या थी, दिस वॉज दी मदर सेल या पेरेंट सेल, कुछ भी बोल लो, मदर सेल कह लो या पेरेंट सेल कह लो। तो एक सेल थी वो ग्रो हुई और 2 के अंदर डिवाइड हो गई। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने अमीबा की ही बात ली थी, अब हमारी एनसीईआरटी की बुक का जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, द लिविंग वर्ल्ड, उसमें क्या कहा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। क्या पढ़ा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are characteristic features of the living। डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है, दो तरह के फीचर पढ़े थे ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग। अब अमीबा है, हमें पता है इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये तो सिर्फ ग्रो कर रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, क्या करें बताओ। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक कहती है, एनसीईआरटी की बुक क्या, हमने भी जितनी बायोलॉजी पढ़ी है, हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो उसमें ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने ये बात वहाँ पे भी की थी 11th में, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कहेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली कंबाइंड। इसको ही हम ग्रोथ बोल रहे हैं, ग्रो हुआ और इसका जो 2 पार्ट में टूटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म का, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है देखो, सेल डिवीजन में हमें करना क्या है, सेल डिवीजन पर करने से पहले हमारा पहला मुद्दा क्या है, मैंने टॉपिक क्या लेके आई हूँ, सेल साइकिल। होता क्या है सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या होता है बेटा, पहले तो ये देखो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, जब भी सेल डिवाइड करती है तो क्या क्या होता है, सेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसका साइटोप्लाज्म और एक होता है उसके अंदर उसका जीनोम। तो साइटोप्लाज्म का मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा और जो उसका जीनोम है, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो डीएनए है वो भी डेवलप होगा। तो साइटोप्लाज्म भी अपने आप को डेवलप, मतलब अपना वो बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है, और न्यूक्लियस भी अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो जब ये इंक्रीज होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, उसके बाद क्या होंगी, दीज विल डिवाइड इनटू 2।
तो क्या क्या सीक्वेंसेस हुए ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखना। अभी मैं कुछ इवेंट्स लिखूंगी। नंबर 1 क्या हुआ, सेलुलर साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, इंक्रीज इन जीनोमिक content and then division of cell into 2। ये 3 इवेंट्स हैं। और ये जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट में मैं पता किस चीज़ की बात कर रही हूँ, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट की बात भी कर रही हूँ और साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलीज की बात भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें हैं। तो बेटा सेल साइकिल को मैं कैसे डिफाइन करूं, सेल साइकिल क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। सेल साइकिल क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नंबर 1, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और वो इवेंट कौन से हैं, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट, इंक्रीज इन जीनोमिक कंटेंट एंड देन डिवीजन ऑफ द सेल इनटू 2, है ना, सॉरी, in a coordinated manner। बोलो जी, क्या डेफिनेशन बनी सेल साइकिल की। देखो सेल साइकिल में क्या क्या होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसका जीनोम होता है। तो अगर सेल को डिवाइड करना है, डिवाइड करने से पहले सेल को ग्रो करना पड़ेगा, तो ग्रोथ दोनों चीज़ों की होगी, साइटोप्लाज्म की भी होगी और न्यूक्लियस की भी होगी। तो दोनों चीज़ें जब ग्रो करेंगी उसके बाद वो क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म के कॉम्पोनेंट्स भी, मतलब जिसका साइटोप्लाज्म बना हुआ है, और साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका अमाउंट भी डेवलप अप होगा। तो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी, जीनोमिक कंटेंट मतलब डीएनए भी बढ़ जाएगा, और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगी इनटू 2। ये जो सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस को अगर हमें कोऑर्डिनेटेड मैनर में लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग थ्रू दी सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में इन सीक्वेंस ऑफ इन इवेंट्स के सीक्वेंस को बोलते हैं जब हम उसको कोऑर्डिनेटेड मैनर में डील कर रहे हैं। दिस इज दी सेल साइकिल। समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं। सेल साइकिल की इतनी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास थी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, वैसे मैं इसको टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती, देर आर 5-6 एस्पेक्ट, लेकिन एक एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम आज अभी पढ़ेंगे। और वो एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी सेल डिवाइड होती क्यों है, क्यों होती है। माना उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ग्रो होने का मतलब क्या, होती रहे होती रहे होती रहे होती रहे, उसको डिवाइड क्यों होना पड़ता है। देखो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्या होता है, वाई अ सेल डिवाइड्स। जब भी बेटा एक सेल डिवाइड होती है, when a cell divides, सेल के डिवाइड होने से पहले उसके अंदर क्या होती है, सेल की होती है ग्रोथ। और ये ग्रोथ क्या होती है, उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की भी होती है और उसके न्यूक्लियर कंटेंट की भी होती है, न्यूक्लियर कंटेंट की भी होती है। देखो सेल था इतना, ये आ गया उसका न्यूक्लियस। जब सेल को डिवाइड होना है तो सेल को ग्रो करना पड़ेगा। ये लो सेल की ग्रोथ हो गई, सेल हो गई इतनी बड़ी, उसका न्यूक्लियस भी हो गया इतना बड़ा। तो क्या आपको दिख रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। ये पहले इतना सा था, अब ये साइटोप्लाज्म ग्रो होके इतना हो गया। न्यूक्लियस पहले ये चीनू सा था, जरा सा इतना सा, अब ये न्यूक्लियस इतना हो गया। तो न्यूक्लियस का भी वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक ना चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, या इसको हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, कर्ण प्लाज्म रेशियो। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। लिख दो इसको, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन
वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप अब एक चीज़ देखो, जब भी सेल डिवाइड होगा बेटा तो उसका जो न्यूक्लियस का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कितनी सारी ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी डेवलप करना है ना। इतने सारे जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी डेवलप करना है, हर चीज़ डेवलप करनी है। तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम एज इन कंपेयर टू न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम। ये भी इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, साइटोप्लाज्म का भी हो रहा है, लेकिन कौन सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है? साइटोप्लाज्म। तो डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर हमारा घटता जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगी? इससे क्या हो जाएगा? एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा सेल के स्ट्रक्चर में। तो उस इम्बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल लीड टू द इम्बैलेंस। ये क्या करेगा? ये वाली चीज़ क्या क्रिएट कर देगी? इम्बैलेंस। और इस इम्बैलेंस से, ये इम्बैलेंस ना हो और सेल की जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है वो रिस्टोर रहे। तो सेल को डिवाइड क्यों होना पड़ता है? टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, उसको रिस्टोर करने की। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है पर उतना नहीं बढ़ रहा। अब कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। कैसे ठीक करें? क्या करें कि ये इम्बैलेंस क्रिएट ना हो? सेल हैज़ टू डिवाइड। वो क्या करती है? जितना साइटोप्लाज्म बना है उसको भी डिवाइड कर देती है इंटू 2 और न्यूक्लियस को भी कर देती है। बस क्या हो गया? 2 में डिवाइड हो गई। बस इसका ये तरीका है। तो सेल को डिवाइड क्यों होना पड़ा? अपनी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को रिस्टोर रखने के लिए सेल हैज़ टू डिवाइड, क्योंकि अदरवाइज तो जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा ये इम्बैलेंस और ज़्यादा क्रिएट होता रहेगा, उससे कुछ नहीं होना है। तो सेल इस इम्बैलेंस को कैसे रिस्टोर करती है दोबारा से? कैसे करती है? अपने आप को 2 में तोड़ लेती है। इसकी वजह से और भी 4-5 एस्पेक्ट हैं इसमें, सरफेस वॉल्यूम रेशो और बहुत कुछ आता है। उतनी पचड़े में हमें पढ़ना नहीं है, जस्ट वैसे एक आपको नॉर्मल सी चीज़ बताई थी। अच्छा, और यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ है जो सेल साइकिल है, इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड। क्या है? सेल साइकिल हमेशा कैसे होता है? इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड। कि सेल डिवाइड होंगी उसी वक्त तो सेल साइकिल चलेगा। तो सेल साइकिल कब चलेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन आर जीन्स। कि हमारा खुद जीन बताएंगे कब हमें प्रोटीन्स बनाने हैं, कब हमें नहीं बनाने, मतलब सॉरी हाँ, कब हमारी सेल को डिवाइड करना है, कब नहीं करना है। समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा जो सेल साइकिल है इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो इतना जब आप स्टार्टिंग का पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी के बुक से तो बेटा आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी वर्ड आपको वो बिल्कुल समझ आएगा। उसमें जो चीज़ें हैं कि क्या सीक्वेंस और क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ यही बातें हैं। चलो अब इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो सेल साइकिल होता है ना बेटा, सेल साइकिल ये होता कैसे है? सेल साइकिल के ना 2 फेज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं, यहीं पे लिख देंगे, चलो इसी में बना रखा है, दिस इज दी phases of cell cycle। सेल साइकिल के ना 2 मेजर फेजेस होते हैं। 2 फेजेस होते हैं बेटा। एक फेज तो होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है बेटा एम फेज। कितने फेज होते हैं बेटा सेल साइकिल के? 2 फेज होते हैं। अगर मैं सेल साइकिल बनाऊं ना ऐसे तो इसके 2 फेज होते हैं। एक होता है एम फेज, दिस इज एम फेज, और ये सारा का सारा क्या है? दिस इज द इंटरफेज। तो मैक्सिमम जो अगर मैं गोला बनाऊं तो मैक्सिमम एरिया किसके अंडर आ रहा है? इंटरफेज के अंदर। तो इंटरफेज जो होता है ये सबसे लंबा होता है। एम तो जस्ट 5% होता है, मतलब कहने का क्या मतलब है? 95% इंटरफेस टाइम लेता है और एम फेज तो सिर्फ 5% टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। अभी टाइम वाली बात कहाँ से आई? देखो टाइम वाली बात भी बता देते हैं। ये जो सेल साइकिल है ना बेटा, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिख लें, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज डिफरेंट in different
ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल बताऊं इसके, लाइक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल अपना पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करती हैं इन 24 आवर्स। और वहीं पे बेटा एक और सेल है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं ईस्ट सेल। ये तो हो गया एग्जाम्पल ए। एक एग्जाम्पल है बी। बी है ईस्ट सेल। ईस्ट का जो सेल है ना बेटा, अपने आप का अपना जो सेल साइकिल है, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है इन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे के अंदर। समझ में आया? तो हर सेल का ना सेल साइकिल अलग अलग, सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ह्यूमन सेल डिवाइड करने में ले रहा है 24 घंटे, मतलब उसका सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है 24 घंटे में। ईस्ट सेल डिवाइड होने में ले रहा है 1.5 घंटा, 90 मिनट्स, मतलब उसका सेल साइकिल कंप्लीट हो रहा है इन 90 मिनट्स। तो वो जो टोटल टाइम है उसका 95% टाइम लगता है इंटरफेस में और 5% लगता है एम फेज में। मतलब अगर ये 24 घंटे हैं ह्यूमन के, तो आपको पता है 23 घंटे 23 आवर सिर्फ इंटरफेस चलेगा, लास्ट के 1 आवर में 5% टाइम में जो है एम फेज चलेगा। या अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट के में भी क्या हो जाएगा बेटा, 85 मिनट्स जो है, वैसे आप 95% निकाल लेना, पता नहीं इतना आएगा या नहीं, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। तो 85 मिनट में सिर्फ इंटरफेस होगा और 5 मिनट के अंदर सेल डिवाइड कर जाएगी। तो ड्यूरेशन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। अब एक चीज़ और सुनिए, अब ये जो इंटरफेस है बेटा, इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक और नेम है, इसको हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज। अब रेस्टिंग फेज, इससे आपको क्या लग रहा है? अरे भैया रेस्ट तो चल रहा है यहाँ, तो नहीं। जैसे हमारे घरों में होता है ना, हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, सपोज घर में मैरिज हो रही है, तो मैरिज तो सपोज एक डेट रख दी 30 नवंबर को होनी है मैरिज, लेकिन उसकी तैयारियां आपको पता नहीं 1-1.5 साल से शुरू हो जाती हैं। गहने लाओ, कपड़े लाओ, दूल्हे दुल्हन को शगुन डाल के आओ, ये करो वो करो, है ना, वो एंगेजमेंट होती है, इतना जेवर बनता है, कपड़ा बनता है, हलवाई बुक किया जाता है, पैलेस बुक किए जाते हैं, रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट देने हैं वो देखा जाता है, क्या क्या मिठाई बनेंगी, क्या मेनू रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, तैयारियां कितने महीनों पहले स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन उसमें शादी तो नहीं हो रही ना, शादी तो एक दिन में ढूम, जितना सब कुछ तैयारी की थी एक दिन में सारी यूटिलाइज हो जाती है। वही है इंटरफेज में, क्या होता है, तैयारी चल रही होती है। मैक्सिमम टाइम हमारा किस में लगता है? तैयारी में। शादी तो भाई एक दिन की होती है और 1 साल लग जाता है तैयारी करने में। वही तैयारी में मैक्सिमम टाइम लग रहा है और उस तैयारी के टाइम को हम बोलते हैं इंटरफेज। लेकिन जो एक्चुअल शादी वाला दिन है, मतलब जो डिवाइड करना है, ढूम करके 5% टाइम में सेल जो है डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज द डे ऑफ मैरिज एंड दिस इज द प्रेपरेशन टाइम फॉर दैट मैरिज। समझ में आ गया? इसीलिए वो टाइम इतना लंबा है और ये पटाख से हो जाता है। तो इसको क्या रेस्टिंग फेज तो हम बोलते हैं, क्योंकि हमें उसमें दिख नहीं रहा, बाहर वाले लोगों को थोड़ी दिख रहा है इनके घर में तैयारियां चल रही हैं, वो तो बेचारे जो कर रहे हैं उन्हीं को पता, उनकी दौड़ धूप चल रही है ना। अदरवाइज तो बाकी लोगों को तो शादी वाले दिन ही दिखेगा भैया क्या किया है क्या नहीं किया है। इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, लेकिन ये रेस्टिंग है नहीं। ये क्या है? इट इज़ दी मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। कि रेस्टिंग बोल देते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, प्रेपरेशंस चल रही होती हैं। एंड दिस फेज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये फेज को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू G1 फेज, फिर इसमें होता है S फेज और फिर आता है हमारे पास G2 फेज। इसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू 3। समझ में आ गया? अब आ जाइए बेटा एम फेज पे। एम फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं डिवीजन फेज। दिस इज द डिवीजन फेज, या इसको हम माइटोटिक फेज भी बोल देते हैं कि भैया 2 में क्योंकि मियोसिस में भी पहला स्टेप तो माइटोसिस ही होती है। या इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द माइटोटिक फेज। और इस फेज के अंदर क्या होता है? देखो यहाँ पे तो पूरी तैयारी चल रही है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाया जा रहा है, न्यूक्लियर कंटेंट को बढ़ाया जा रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनेलीज अपने आप को डेवलप कर रही हैं, साइटोप्लाज्म का कंटेंट अपने आप को डेवलप कर रहा है, सब कुछ डबल हो रहा है। वो तैयारी करने में भैया टाइम तो लगेगा। हो गया, जब वो तैयारी हो गई उसके बाद यहाँ एम फेज में क्या होने वाला है? एम फेज में ना बेटा 2 काम होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस
क्या दो चीज़ें होती हैं? एक चीज़ होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी चीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझ रहे हो? न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स टू मूव अपार्ट। मेरे पास जगह कम है, आप लिख लेना। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब टू मूव अपार्ट, मतलब कि दो न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डिवीजन। कि जो एक न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोन का मतलब होता है बेटा सेल, और काइनेसिस का मतलब टू सेपरेट या टू मूव अहेड। तो यहाँ पे क्या हो रही है? सेल एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज एक्चुअल दी सेल डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर सेल डिवीजन लिख लो, या सेल का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो डिवाइड होता है। दिस इज सेल डिवीजन या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। समझ में आया? अब ये जो कैरियोकाइनेसिस का फेस है ना, ये बड़ी फटाफट हो जाता है, आपने देख लिया कितनी जल्दी से हो जाएगा। अब ये वाला जो फेस है ना बेटा, ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू 4, और वो 4 स्टेप इसके क्या हैं? पहला स्टेप जो इसमें आता है कैरियोकाइनेसिस में, दैट इज प्रोफेज। दूसरा आता है बेटा मेटाफेज। तीसरा आता है एनाफेज। और ये जो मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ, सीक्वेंस कभी डिस्टर्ब नहीं करना, इसी सीक्वेंस में काम चलता है। एनाफेज, और एनाफेज के बाद हमारे पास आ जाता है बेटा लास्ट, दैट इज टीलोफेज। समझ में आया? कहने का क्या मतलब है कि ये जो है एम फेज, एम का जो कैरियोकाइनेसिस फेज है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। देखो इस डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाया गया है। मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा सेल साइकिल है, इट इज़ कंपेराइज्ड ऑफ 2 थिंग्स, इंटरफेज है इसमें, और एम फेज है। इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है G1, S एंड G2। देखो ये है बेटा सारा जो येलो वाला दिख रहा है, दिस इज इंटरफेज। इंटरफेज को हमने डिवाइड किया है इनटू 3, G1 फेज, S फेज एंड G2। अरे ये तो O2 लिखा हुआ है इन्होंने, दिस इज G2, दिस इज G2 फेज। तो ये है G1, S, दिस इज G2 फेज। तो ये सारा का सारा क्या है? इंटरफेस। तो मैक्सिमम टाइम आपको इंटरफेस में लग रहा है कंज्यूम हो रहा है। और ये क्या बचा? दिस इज द एम फेज। ये सारा का सारा क्या है? दिस इज एम फेज। एम फेज के अंदर क्या हो रहा है? एम को मैंने क्या कहा? दो चीजें होंगी यहाँ पे। इतने में तो हो रही है बेटा कैरियोकाइनेसिस, कि सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा 4 स्टेप में। पहला स्टेप क्या था? प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर जब ये कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई, फिर होगी साइटोकाइनेसिस। ये आ गया बेटा साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और जो आई फेज है, इंटरफेज है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। समझ में आ गया बेटा? तो ये है सेल साइकिल के फेजेस। किन किन फेजेस में हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। अब इन सेल साइकिल के ना अपना कुछ स्पेसिफिसिटी है कि इनके ये नेम क्यों है और ये फेजेस क्यों है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। बेटा इस पूरे फेज में मैंने क्या कहा? G1, S और G2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? प्रेपरेशन, प्रेपरेशन एंड प्रेपरेशन। मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यहाँ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज बनेगी, है ना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स का नंबर डबल अप होगा। तो ये सारी चीज़ें किसमें क्या होगा वो सारा का सारा हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? इसमें होता है, मुझे तो पता है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गए, ऐसी ऑर्गेनेली जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं वो कहाँ पे डुप्लीकेट होती हैं? इधर भी ऑर्गेनेली डेवलप होती हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली की बात आए तो वो इस वाले फेज में डेवलप होती हैं। तो किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या क्या इवेंट होंगे, वो इवेंट्स को हम बेटा वन बाय वन इस सेल साइकिल के अंदर लिखेंगे, और वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे, और उनको हमें लर्न भी करना है। तो वो पूरी प्रिपरेशन कैसे होती है, G1 फेज में क्या बनेगा, फिर S2 में क्या बनेगा, G2 में क्या बनेगा, फिर वो जब सब चीज़ें बन गई तो फिर वो M फेज में सेल कैसे एंटर होगी। और M फेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द मोस्ट, M फेज को हम क्या बोलते हैं? M फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक फेज किसको बोलते हैं? एम फेज को। ड्रामेटिक फेज क्यों? बड़ा ड्रामा देखना, इसमें ड्रामा होगा।
क्रोमोसोम जो है कभी फाइबर की शेप, पहले तो क्रोमोसोम वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में है, फिर वो क्रोमोसोम बन जाएंगे, फिर वो स्पिंडल पे चढ़ जाएंगे, स्पिंडल आ जाएंगे, स्पिंडल बन गया, फिर स्पिंडल टूट गया, वो क्रोमोसोम दोबारा से जो क्रोमोसोम बने थे वो दोबारा क्रोमेटिड आ जाएंगे। मतलब कभी कोई चीज़ बन रही है, कभी टूट रही है, तो वो बड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है आपके सामने, है ना। तो इस ढंग से। तो बेटा नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सीक्वेंशली इन सभी जो फेजेस हैं इनमें क्या क्या इवेंट होंगे उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, अरे ये तो दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो फेजेस में हम लोग बेटा पहले जो मेन फेज है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और फेज क्या है बेटा हमारे पास, फेज क्या है, पहला फेज है हमारे पास दैट इज इंटर फेज। और इंटरफेज हमने क्या किया था, इंटरफेज को हमने 3 में डिवाइड किया था। इंटरफेज का सबसे पहला फेज होता है बेटा कौन सा, G1, फिर आता है S और फिर आता है G2 फेज। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो 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 देखो, अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने। इंटरफेज का हम पहले G1 फेज पढ़ रहे हैं। तो दिस इज इंटरफेज, दिस इज M फेज। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दी G1 फेज फर्स्ट। अब इसको G1 फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसका नेम होता है, इसको हम बोलते हैं गैप फेज। गैप फेज 1, या इसको हम बोलेंगे ग्रोथ फेज 1, या फिर देखो इस डायग्राम को देखो आप। अब ये सेल है, देखो ये सेल थी, एक सेल थी, इसने आपको अपने आप को प्रिपेयर किया कर यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ से फिर वो डिवीजन में आ गई, एक सेल से क्या बन गई, 2। अब ये दोनों सेल दोबारा डिवीजन में जाएंगी। मतलब कि कोई भी सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम दी G1। कहाँ से स्टार्ट होगा, G1। तो G1 कहाँ आता है, इस वाले M फेज के बाद आता है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक, या इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंथेटिक फेज से पहले आता है तो इसको हम बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। तो इसके 2 और नेम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि एस का मतलब होता है सिंथेसिस। या इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। ये तो इसके सारे ऑल्टरनेटिव नेम हो गए। अब G1 फेज के बारे में एक चीज़ और बताऊं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फेजेस। सबसे लंबा फेज होता है बेटा G1 फेज, सबसे लंबा, सबसे लंबा। इसमें क्या क्या होता है, अब इसके हमने पढ़ने हैं क्या क्या इवेंट्स इस फेज के अंदर होंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ जो है ना जिस भी चीज़ की वो इसी साइकिल में होगी। इवेंट्स में क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स, किस किस चीज़ की, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, या ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म लिख लो। अब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स बेटा, सारे के सारे एक्सेप्ट कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, और प्लास्टिड्स और गोल्जी। ये वाली ऑर्गेनेली यहाँ पे डिवाइड नहीं होंगी, बाकी सब डिवाइड होकर उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, आरएनए सिंथेसिस। और क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा यहाँ पे, एमाइनो एसिड सिंथेसिस। अब अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं ना बेटा, तो अमाइनो एसिड से क्या बनेंगे, प्रोटीन भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन्स कौन से नहीं बनेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट, ध्यान देना, हिस्टोन्स नहीं बनेंगे। और क्या नहीं बनेंगे यहाँ पे, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, जो स्पिंडल बनाएंगे ना, स्पिंडल,
वो वाले प्रोटीन भी अभी यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस होनी स्टार्ट हो गई, तो ये सारा का सारा काम बेटा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के बारे में कुछ मत लिख देना यहाँ पे, फिर मार पड़ेगी। डीएनए इस फेज के अंदर नहीं होता। तो ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है भर भर के, उसके जितने भी कंपोनेंट है वो भर भर के उनका नंबर डिवाइड हो रहा है, ऑर्गेनेलीज का नंबर डिवाइड हो रहा है, आरएनए सिंथेसिस चल रहा है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे। फिर आ जाता है बेटा नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलेंगे कौन सा, जीवन फेज के बाद आ जाता है बेटा एस फेज। एस फेज को हम एस फेज क्यों बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सिंथेटिक फेज, या इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज। क्योंकि यहाँ पे कुछ बनेगा, और क्या बनेगा, जिसकी रेलिवेंस है। वैसे रेलिवेंस तो हर चीज़ की है, लेकिन भैया उस चीज़ की सबसे ज़्यादा है। पता क्या होगा यहाँ पे, इवेंट क्या होगा यहाँ पे, मेन इवेंट्स में क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना अभी, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। हो गई मौजे, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया अब यहाँ पे। और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का मतलब समझ रहे हो ना, जो कॉपी नंबर 1C था वो बन जाएगा 2C, या जो कॉपी नंबर था 2C वो कॉपी नंबर बन जाएगा 4C, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम। मैंने बार बार कहा था नंबर डिस्टर्ब नहीं करोगे, नंबर वही रहेगा, डीएनए का सिर्फ कंटेंट डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस तो चल ही रहा है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, ये सारे काम चलते रहेंगे। अच्छा, पीछे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ लिखनी भूल गए हम लोग, उसको भी ऐड कर लेते हैं। और क्या होगा बेटा यहाँ पे, एटीपी सिंथेसिस, है ना। और प्रोटीन बन रहे हैं तो उनसे वेरियस टाइप के जो एंजाइम्स की ज़रूरत है, वो एंजाइम्स भी सिंथेसाइज होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस में किस किस का, हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा जो हमने पीछे ट्यूबुलिन छोड़े थे ना भाई, वो ट्यूबुलिन भी बनने शुरू हो जाएंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का भी यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी बेटा जो आरएनए का जो चल रहा था, आरएनए सिंथेसिस है, वो तो एज इट इज़ चलता ही रहेगा, दैट विल रिमेन कॉन्टिन्यूस। जो और चल रहा था ना साइटोप्लाज्म का और कॉन्टिन्यूस का, वो सब चलता रहेगा। ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कॉन्टिन्यूस, है ना, वो साइटोप्लाज्म की ग्रोथ तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। अब आ जाइए बेटा थर्ड फेज। थर्ड फेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज G2 फेज। अब इसका ये नेम कैसे पड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा, देखो जैसे इसके नेम थे ना, गैप फेज 1, इसको हम बोलेंगे गैप फेज 2, इसको बोला था ग्रोथ फेज 1, इसको हम बोल देंगे ग्रोथ फेज 2। ये था प्री सिंथेटिक, एस फेज से पहले पढ़ रहा था ना, ये एस फेज के बाद पढ़ेगा। देखो G1 S से पहले आता है तो प्री सिंथेटिक, G2 S के बाद आता है तो पोस्ट सिंथेटिक, और ये G1 M के बाद आया था ना तो पोस्ट माइटोटिक, लेकिन ये G2 M से पहले आएगा तो प्री माइटोटिक। बस कुछ भी नहीं। और चलो लिख लेते हैं इसके नेम। तो इसको हम बोलते हैं गैप फेज 1, या इसका हम नेम लिख सकते हैं ग्रोथ फेज, सॉरी 2, नॉट 1, 2, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेसिस फेज के बाद आ रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं प्री माइटोटिक फेज, है ना, प्री माइटोटिक फेज। ये सारे तो हो गए इसके नाम की बात। अब आ जाइए यहाँ कौन कौन से इवेंट्स होंगे। इवेंट्स क्या क्या होंगे बेटा, यहाँ पे सब कुछ जैसा चल रहा था चल रहा है। सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे पता क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स। बस डीएनए रेप्लिकेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिंथेटिक फेज में होगी, ओके। ना उससे पहले हो रही थी ना उसके बाद होगी। उसके बाद बेटा बाकी जो आरएनए सिंथेसिस है ना, जो साइटोप्लाज्मिक
जो ग्रोथ चल रही थी, जो प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा था, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे स्पेशल क्या होगा, देखो इस फेज की स्पेशलिटी क्या थी, डीएनए रेप्लिकेशन रुक गई, और एक स्पेशलिटी पता क्या है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले पहले वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो जीवन फेज में डिवाइड नहीं हुई थी, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ था जिनका नंबर, वो यहाँ इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड गोल्जी बॉडीज। ये जीवन फेज में नहीं हुई थी डुप्लीकेट। अच्छा, यहाँ का भी एक इवेंट भूल गए, बड़ा इंपॉर्टेंट सा इवेंट है बेटा, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट पता क्या है, सेंट्रोसोम डिवाइड्स। सेंट्रोसोम पता नहीं क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस रीजन था जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट थी। तो सेंट्रोसोम अपने आप को डिवाइड कर गया, मतलब सेंट्रियोल भी, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होती हैं एट 90 डिग्री टू ईच अदर, तो वो जो 2 सेंट्रियोल थी वो 4 हो गई, और यू कैन से दैट एक सेंट्रोसोम 2 में डिवाइड हो गया। तो सेंट्रोसोम भी यहाँ पे एस फेज में डिवाइड कर जाता है, इधर नहीं होता। तो बाकी जो सब कुछ चल रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस ये वो सब चलता रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या मेन इन्फरेंस मिला, क्या मिला कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन जो न्यूक्लियर ग्रोथ है दैट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे लिखें इसको, लिखें या कहीं पे नोट बना के स्पेशल सा लिख लेते हैं इसको, किधर लिखें, इधर लिखें, कहाँ आएगा हमारे पास, इसी पेज पे आएगा मेरे ख्याल से, यहीं लिख लेते हैं। तो जो बेटा कलर ले लेते हैं एक अलग सा ताकि आपको नोट दिखाई दे जाए। तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है दैट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो तो कॉन्टिन्यूअसली होता रहेगा, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है या जो डीएनए का जो सिंथेसिस है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी देखो, जब आप ये लाइन जब पढ़ोगे ना तो ये लाइन आपको आने वाला है कि इंटरफेज में जो भी प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे साइटोप्लाज्म तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो होता रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस सिर्फ कब ग्रो होगा, जब उसमें डीएनए का कंटेंट डेवलप होगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, और वो सिर्फ एक ही बार होती है एस फेज में, ना उससे पहले हो रही थी ना उससे बाद में। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगी ड्यूरिंग दी, मतलब एक डिसकॉन्टिन्यूअस इवेंट है ड्यूरिंग दी सेल साइकिल। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ लिया है एक तरह से इन डिटेल की, इंटरफेस में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है वो और मैं पढ़ा देती हूँ कि जो सेल्स, अब ये था हमारे पास बेटा सेल साइकिल, सेल साइकिल में ये 5% तो है एम फेज, इसको अभी कल देखेंगे हम, और इधर क्या है, मैक्सिमम है G1 फेज, फिर आ जाता है एस फेज, और उसके बाद आ जाता है G2 फेज। तो जो अब देखो मैंने कहा था ये सेल है, ये सेल आई G1 में एंटर कर गई, G1 से एस में गई, एस से G2 में गई, G2 से एम फेज में गई, और ये डिवाइड हो गई इनटू 2। अब ये सेल को अगर दोबारा से डिवाइड करना है इसको, फिर जीवन साइकिल में एंटर होना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, जिसे हमने उसमें पढ़ा था एनाटॉमी के चैप्टर में, कि वो परमानेंट हो जाती हैं, कि बस उन्होंने डिवाइड कर लिया जितना करना था, अब उनको डिवाइड नहीं करना, उनकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन कर दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगी, अब हम फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, हमें डिवाइड नहीं होना, हमें काम मिल गया, अब हम अपने काम में लग गए। तो वो सेल कहाँ जाती हैं फिर, माने ये वो 2 सेल हैं, तो ये सेल क्या बन जाती हैं, परमानेंट। तो जो परमानेंट सेल होती है वो यहाँ एंटर नहीं करती, वो कहाँ चली जाती हैं, G1 से निकल के सीधा कहाँ चली जाती हैं, G0 फेज में। ये जो परमानेंट सेल्स हैं जो G0 फेज में चली गई, मतलब G1 में आती तो S में G2 पूरा सेल साइकिल घूमती नहीं, वो क्या हुआ, G1 में एंटर ही नहीं हुई, वो डायरेक्ट कहाँ चली गई, G0 फेज में। G0 फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वीसेंट फेज। तो यहाँ पे जो सेल एंटर कर जाती हैं वो सेल क्या बन जाती हैं, परमानेंट, उनकी क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप सब जानते हो, हमने एनाटॉमी में किया था, टू असाइन अ पर्टिकुलर फंक्शन टू द ग्रुप ऑफ दी सेल्स। तो इनको काम मिल जाएगा, उसमें लग जाएंगे।
लेकिन ये दोबारा एंटर कर सकती हैं। जैसे हमने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी थी ना, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे कुछ परमानेंट सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, डिवाइडिंग हो जाती हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे ये जी नोट फेज़ की जो सेल हैं, कभी अगर इनको डिवाइड करना पड़ गया तो दोबारा जंप करके ये जीवन में आ जाएंगी, फिर पूरा सेल साइकिल घूमेंगी, डिवाइड कर देंगी और फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये जी नोट फेज़ को भी हमें यहाँ पे याद रखना है, इसको हमें नहीं भूलना है। तो अगर कोई सेल जी नोट फेज़ में चली गई मतलब अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, वो परमानेंट होने जा रही है। ठीक है बेटा, तो हमने कुछ फेजेस आज हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम इनके चेक पॉइंट्स देखेंगे और फर्दर एम फेज की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।